गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर संविधान कब और कैसे, इसके फर्स्ट पार्ट को हम जान चुके हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे देख लें ताकि सेकंड पार्ट को देखना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान रहे। फर्स्ट पार्ट में जहां हमने बात की थी कि संविधान क्या है, इसे कब बनाया गया था और क्यों बनाया गया था। अभी हम सेकंड पार्ट में बात करने वाले हैं कि संविधान को किसने बनाया और कैसे बनाया। किसने बनाया इसमें हम बात करेंगे। हमारी संविधान सभा ने बनाया, जैसा कि हम जानते ही हैं। तो हमारी संविधान सभा का गठन कैसे किया गया था, कैसे इसने काम को शुरू किया और कैसे काम को पूरा किया, तो हम जानेंगे संविधान किसने बनाया और कैसे बनाया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारी संविधान सभा। ये है हमारी संविधान सभा। लोग बैठे हैं संविधान बनाने के लिए। एक ऐसी सभा जिसका निर्माण किया गया है संविधान को बनाने के लिए। तो ये हमें दिखाई दे रही है हमारी संविधान सभा। इन्होंने अपना काम शुरू किया और काम कब पूरा किया, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की मांग कैसे की गई, देखिए भारतीयों ने काफी लंबे समय तक ब्रिटिश सरकार के सामने मांग रखी कि हमारा एक संविधान होना चाहिए, हमारे देश को चलाने के कुछ नियम होने चाहिए। तो काफी लंबे समय से संविधान सभा की मांग होती आ रही थी, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग ज्यादा जोर पकड़ने लगी और उसी के तहत फिर संविधान सभा बनाने की परमिशन हमें मिली थी। शुरुआत हम करते हैं संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग किसने की। संविधान सभा के गठन की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे, श्री मोतीलाल नेहरू। उन्होंने मांग रखी थी 1924 में। उसके बाद भारतीयों की बात कांग्रेस पहुंचाती थी अंग्रेजों तक, तो कांग्रेस ने ये मांग रखी ब्रिटिश सरकार के सामने 1935 में। और उस समय तक ज्यादा विचार नहीं हुआ इस बात पर, लेकिन बाद में 1940 में इस बात को स्वीकार कर लिया जाता है कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा। उसके बाद ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश कैबिनेट के 3 मेंबर जो हैं वो भारत आते हैं, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स, जिसको हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। ये 3 मेंबर इंडिया आते हैं और हमारे संविधान सभा के गठन की जो प्रक्रिया वो यहीं से शुरू हो जाती है। अब बात ये हुई कि संविधान सभा का गठन तो किया जाएगा, लेकिन मेंबर को कैसे चुना जाएगा। क्या समाधान निकाला कि भारत उस समय देसी रियासतें और ब्रिटिश प्रांतों में बटा हुआ था। ये आप पिंक कलर में जो देख पा रहे हैं ये है देसी रियासतें, और येलो कलर में जो दिखाई दे रहा है ये है ब्रिटिश प्रांत। तो पूरे भारत से इन सदस्यों को लिया जाना था, संविधान सभा के सदस्यों को। तो उस समय ये पाकिस्तान भी भारत का ही हिस्सा था और इधर से ये बांग्लादेश भी भारत का ही हिस्सा है। तो पूरे भारत से सदस्य लिए जाएं, तो ये डिसाइड किया गया कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक मेंबर को चुना जाएगा। और फिर ये मेंबर कैसे लिए जाते हैं, देखिएगा कुल मेंबर संविधान सभा में लिए जाते हैं 389 मेंबर। इसमें से देसी रियासतों से लिए गए 93 मेंबर, ब्रिटिश प्रांतों से 292 और 4 कमिश्नरी एरिया थे वहां से 4 मेंबर लिए जाते हैं। देसी रियासतों के जो सदस्य थे इनको तो ऐसे ही मनोनीत कर लिया गया था, इसके लिए इलेक्शन नहीं हुआ था, जबकि इलेक्शन हुए थे इनके लिए 292 ब्रिटिश प्रांतों वाले और 4 कमिश्नरी एरिया वाले। तो 296 सीट, ये 296 सीटों के लिए इलेक्शन हुआ। तो फिर बात करते हैं कि किसको कितनी सीटें मिली। कांग्रेस की तरफ से 208 मेंबर चुने गए, मुस्लिम लीग की तरफ से 73 चुने गए थे और 15 सीटें रही थी हमारी एक्स्ट्रा। इस तरीके से कुल सदस्य 389 हमारी संविधान सभा के सदस्य थे। एक चीज और यही बात कर लेते हैं, जब हमारा देश 1947 में आजाद हो गया, क्योंकि संविधान सभा का गठन जो किया गया था 389 मेंबर्स का, ये हमने चुन लिए थे 1946 में। और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके बाद
15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया। उस टाइम तक ये 389 मेंबर काम कर रहे थे, लेकिन जैसा ही आप जानते हैं कि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, साथ ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन भी हो गया। तो पाकिस्तान का एरिया अलग निकल गया भारत से। तो 1947 में आजादी के बाद संविधान सभा के सदस्य जो रह गए थे वो रह गए थे 299 मेंबर। इसके बाद हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। उस समय पर 284 लोगों ने 284 मेंबर्स ने संविधान पर साइन किए थे जब हमारा संविधान कंप्लीट हो गया था तब। अब इसको ये देखते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई और कैसे इसने अपना काम पूरा किया। संविधान सभा की मुख्य बैठकों की यहाँ हम बात करेंगे। संविधान सभा ने अपना काम शुरू कर दिया पहली बैठक के साथ ही, और पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इस बैठक में क्या कुछ खास हुआ था, साथ के साथ हमें ये भी जानना है, जब भी बैठक होती है तो कोई उसका अध्यक्ष होता है, हेड होता है। ऐसे ही जब पहली बैठक हुई तो इस बैठक में जितने भी मेंबर थे, सच्चिदानंद सिन्हा वो सबसे बड़ी उम्र के थे, वरिष्ठ सदस्य थे इसके। सच्चिदानंद सिन्हा को इस बैठक में अध्यक्ष बना दिया जाता है, लेकिन ये अस्थायी अध्यक्ष थे पहली बैठक के। जैसे ही दूसरी बैठक होती है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष को चुन लिया जाता है और स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। फिर से तीसरी बैठक होती है 2 दिन बाद ही, और तीसरी बैठक में फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि सभी लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं, उनके यहाँ इकट्ठा होने का क्या उद्देश्य है। तो संविधान सभा ने अपना उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को, और ये उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो इस तरीके से जो हमारी 3 बैठकें हैं ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि पहली बैठक जो 9 दिसंबर को हुई है, अस्थायी अध्यक्ष चुने गए हैं सच्चिदानंद सिन्हा। फिर 2 दिन बाद दूसरी बैठक हुई है, और उसके 2 दिन बाद फिर हमारी तीसरी बैठक हुई है। तो इस तरीके से ये 3 बैठक ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें एक एक चीज खास मायने रखती है कि पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया, दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, और तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इस तरीके से हमारी संविधान सभा काम करती है, और संविधान बनाने का ये काम चलता रहता है और पूरा होता है 26 नवंबर 1949 को। हमारा संविधान पूरा बन करके तैयार हो गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया, लेकिन हमारा संविधान तो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। बिल्कुल ठीक कि 26 जनवरी 1950 को हमने ये संविधान लागू किया। इसके पीछे कुछ कारण था, उस कारण को भी जान लेते हैं कि भारतीयों ने सबसे पहले स्वाधीनता दिवस मनाया था 26 जनवरी 1930 में। 1930 में मनाया, आजाद तो नहीं हो पाए, लेकिन उस दिन को यादगार बनाना चाहते थे। इसलिए हमारा संविधान जब 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, लेकिन हमने उस दिन इसको लागू नहीं किया। लागू हमने इसको किया 26 जनवरी 1950 को। अब हम ये बात करते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था कि हम संविधान को बनाने जा रहे हैं और इसका क्या उद्देश्य है। उनके उद्देश्य को स्पष्ट किया जा सकता है हमारे संविधान की प्रस्तावना से, जिसको उद्देश्य का भी कहा जाता है कि हमारा इस संविधान की जो प्रस्तावना है वो उद्देश्य को स्पष्ट करती है, पूरे संविधान का एक आईना दिखाती है कि हमारा संविधान किस प्रकार का होगा। जिसके कुछ शब्दों पर अगर हम गौर करें तो भारत एक संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न देश है। अब वो पूरी तरह से आजाद है, समाजवादी व्यवस्था पर आधारित है, पंथ निरपेक्षता को अपनाया गया है, धर्म निरपेक्षता हम इसको कह सकते हैं कि सभी धर्मों को समान समझा जाएगा, लोकतंत्र शासन होगा जिसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि शासन चलाएंगे, गणराज्य शासन प्रणाली होगी,
देश का प्रथम नागरिक यानी कि राष्ट्रपति वो जनता द्वारा चुना जाएगा, ना कि राजा या रानी की तरह वंशानुक्रम आधार पर नहीं होगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था हमारे संविधान में की जाएगी। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना की स्वतंत्रता भी दी जाएगी। समानता पर आधारित होगा हमारा संविधान। इसके अलावा देश की एकता और अखंडता पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। भाईचारे को बढ़ाने की हमारी प्रवृत्ति रहेगी। इस तरीके से हमारा संविधान आधारित होगा इन मुख्य बातों पर जो हमारी इस संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट की गई हैं। साथ ही 26 नवंबर 1949 को हमारा ये संविधान बनकर तैयार हो गया, जिसको हमने स्वीकार कर लिया था। अब आगे की बात करें तो संविधान सभा ने अपना काम शुरू किया। अब हमने बात की थी कि संविधान सभा में 389 मेंबर थे। अब ये सारे मेंबर तो एक साथ काम करेंगे नहीं, इसमें काम को बांट दिया जाता है कि ये लोग कुछ इस काम को करेंगे, कुछ लोग ये काम करेंगे और कुछ लोग ये काम करेंगे। इस तरह से काम को बांटा गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी काम थे उसके लिए कुछ समितियां बना दी जाती है, अलग अलग ग्रुप बना दिए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं संविधान समितियां। संविधान बनाने के लिए कुल संविधान समितियां 22 बनाई गई थी और उनके अध्यक्ष, कुछ विशेष समितियों की हम बात करें तो प्रारूप समिति सबसे मुख्य थी, जिसने संविधान का प्रारूप तैयार किया था और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ संविधान समिति, इस समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतों को भारत में मिलाने का काम किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वहीं हम बात करें संचालन समिति और झंडा समिति, इन दोनों समितियों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। झंडा समिति में कई बार क्वेश्चन देखने में आता है कि जेबी कृपलानी अध्यक्ष तो नहीं थे, जेबी कृपलानी झंडा समिति के सदस्य अवश्य थे। आगे हम बात करते हैं संविधान के स्रोत की। देखिएगा, स्रोत में हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे संविधान में जिन चीजों को शामिल किया गया है वो हमने कहाँ से ली है, उसका बेस क्या है, आधार क्या है। तो हमारे देश के संविधान में जिन चीजों को शामिल किया गया है वो अलग अलग देशों की कुछ अच्छी चीजें हमें लगी, वहां से उठा करके हमने अपने संविधान में उनको शामिल कर लिया। कुछ लोग तो इसे उधार का थैला भी कहते हैं कि अलग अलग देशों से अलग अलग चीजें हमने ली हैं, लेकिन हमें जो कुछ अच्छा लगा जिस देश का भी, हमने वो अपने संविधान में शामिल कर लिया ताकि हमारा संविधान एक अच्छा संविधान बन सके, एक सफल संविधान बन सके। हमारे संविधान में किस देश से क्या लिया है, देखिएगा पूरी लिस्ट यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है कि ब्रिटेन से हमने कुछ लिया अमेरिका से, वहीं सोवियत संघ से कुछ चीजें अच्छी लगी, कुछ लगी हमें कनाडा की अच्छी, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, जापान, जर्मनी और फ्रांस, इन देशों की कुछ अच्छी चीजों को शामिल कर लिया हमने अपने संविधान में। इसके अलावा जो 2/3 भाग हमारा जो संविधान है उसका 2/3 भाग 1935 के भारत शासन अधिनियम, अंग्रेजों ने भारत पर शासन करने के लिए कुछ अधिनियम बना रखे थे, वो हमने ऐसे के ऐसे ही उठा लिया। तो 2/3 भाग भारत शासन अधिनियम से लिया और कुछ चीजें हमने ली है इन देशों से, जिनकी अभी हम आगे बात करने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रिटेन की, क्योंकि ब्रिटेन जिस सरकार ने हमारे देश पर सालों साल राज किया, उस देश का प्रभाव भी हमारे देश पर काफी रहा और कुछ चीजें वहां की जो अच्छी थी वो हमने अपने संविधान में शामिल कर ली। तो ब्रिटेन से हमने क्या लिया? संसदीय शासन प्रणाली, कानून बनाने की प्रक्रिया, लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल का कि मंत्रिमंडल यानी कि प्रधानमंत्री और उसके मंत्री तब तक पद पर बने रहेंगे जब का उनका लोकसभा में बहुमत रहेगा। अगर बहुमत लोकसभा में नहीं रहता है तो उनको अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा। इसके अलावा भारत की नागरिकता, हमारे पास एक ही नागरिकता है, हरियाणा पंजाब वगैरह की नागरिकता नहीं है, तो इकहरी नागरिकता की व्यवस्था, ये चीजें हमने ली है ब्रिटेन के संविधान से। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करते हैं, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका एक बहुत ही शक्तिशाली देश था और इसका प्रभाव भी हमारे देश पर रहा। कुछ अच्छी चीजें क्या हमें दिखाई दी अमेरिका के संविधान में कि इनको उठाकर हमने अपने संविधान में शामिल कर लिया। तो सबसे पहले मौलिक अधिकार, जो कि
हमारे नागरिकों के लिए जान कही जा सकती है। मौलिक अधिकार जो हमारे 6 मौलिक अधिकार वो हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं। हमारा संविधान सर्वोच्च होगा ये भी हमने अमेरिका से लिया है। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था और ये पूरी तरह से न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगी। न्यायालय को पुनर्निरीक्षण का अधिकार भी होगा और हमारा जो सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति का उसको हटाने की प्रक्रिया यानी कि महाभियोग ये भी हमने अमेरिका से लिया है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था ये भी अमेरिका से ली गई है। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं जितनी भी सर्वोच्च चीजें हैं एक नागरिक के लिए सर्वोच्च है उसके मौलिक अधिकार, एक देश के लिए सर्वोच्च है उसका संविधान, न्याय के लिए सर्वोच्च है सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति का। तो ये सर्वोच्च चीजें हमने इस सर्वोच्च देश से ली हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। साथ ही बात कर लेते हैं आयरलैंड की। जो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत जिन पर सरकार काम करती है वो हमने आयरलैंड से लिए हैं। राष्ट्रपति को चुने जाने का जो प्रोसेस है ये हमने आयरलैंड से लिया है और राष्ट्रपति राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत करता है ये मनोनीत करना ये भी हमने आयरलैंड से लिया है। ये 3 मुख्य हैं, बाकी एक एक दो चीजें हमने दूसरे देशों से ली है। जैसे कनाडा से ले ली संघीय शासन प्रणाली, सोवियत संघ जिसको आप रूस कहते हैं उससे ले लिए मौलिक कर्तव्य, ऑस्ट्रेलिया से नकल करके हमने संविधान की प्रस्तावना और समवर्ती सूची को शामिल कर लिया। जर्मनी से हमने लिए आपातकाल की व्यवस्था जो इमरजेंसी लगाने का प्रावधान है वो हमने जर्मनी से लिया है। जब सब कुछ जाम हो जाता है तो जर्मनी, यहाँ आप याद भी रख सकते हैं कि जाम हो जाता है सब कुछ तो ये आपातकाल में ही होता है, इमरजेंसी के टाइम पर होता है। ये हमने जर्मनी से लिया है। जबकि फ्रांस से हमने गणतंत्र लिया है। गणतंत्र यानी कि देश का प्रथम नागरिक वो राष्ट्रपति चुना जाएगा ना कि वंशानुक्रम आधार पर होगा। इस तरीके से हमने कई देशों की कुछ अच्छी चीजों को लेकर अपने संविधान में डाल लिया। हमारा संविधान बन गया, तैयार हो गया और फिर लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। लास्ट में हमें हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर क्या हम अपने संविधान को सफल कह सकते हैं। तो एक बार सफल संविधान की क्या विशेषताएं होती हैं ये भी देख लेते हैं कि सफल संविधान किसे कहा जाए। अगर वो विश्वसनीय लोगों द्वारा बनाया गया है तो बिल्कुल सफल कहा जा सकता है। हमारा संविधान जब बनाया गया तो पूरे देश के लोग तो शामिल नहीं थे, लेकिन वे लोग शामिल थे जिनको जनता प्यार करती थी। ऐसे नेता शामिल थे जिनका समाज में कुछ अच्छा ही प्रभाव था। तो विश्वसनीय लोगों द्वारा इसको बनाया गया। कुछ देश ने अपने संविधान के लिए जनमत संग्रह भी करवाया। अब भारत में जनमत संग्रह तो नहीं हुआ, लेकिन ऐसे लोग संविधान सभा में शामिल थे जिनके लिए जनता के मन में आदर था। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा संविधान विश्वसनीय लोगों द्वारा बनाया गया। फिर बात करते हैं एक सफल संविधान की दूसरी विशेषता होती है कि वो बुनियादी नियमों पर आधारित हो, और हमारा संविधान बुनियादी नियमों पर आधारित है। समानता और स्वतंत्रता पर पूरी तरह से आधारित है। ना किसी उच्च या निम्न वर्ग को महत्व दिया गया है, ना ही जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव किया गया है। यही वजह है कि हमारे देश के जो मौलिक अधिकार हैं वो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। तीसरा हम बात करें तो संस्थाओं में संतुलन। देश में जो संस्थाएं हैं उनमें संतुलन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई एक छोटा सा समूह देश को ही नष्ट कर दे। तो ढंग से बना हुआ जो भी संविधान होगा उसमें शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है और जिससे उनके बीच में तालमेल बना रहता है। और हमारे देश में ऐसा ही है कि विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका समान रूप से शक्तियों का बंटवारा किया गया है, तो संस्थाओं में संतुलन बना रहता है। इस एंगल से भी देखें तो हमारा संविधान एक सफल संविधान है। लास्ट हम बात करें संशोधन की प्रक्रिया। जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं, हालात बदलते हैं, वैसे ही बदलाव जरूरी है। तो संविधान में ऐसा ना हो कि संशोधन करने की व्यवस्था ही ना की जाए। हमारे संविधान में भी संशोधन की व्यवस्था की गई है और समय समय पर संशोधन हुए हैं संविधान के अंदर। तो ये विशेषता भी हमारे संविधान को एक सफल संविधान की श्रेणी में लाकर खड़ा करती है। हमारा संविधान एक सफल संविधान है जो बनाया संविधान सभा ने। जिन देशों की हमें चीज अच्छी लगी उनको हमने अपने संविधान में शामिल किया और हमारे देश का शासन
पूरी तरीके से हमारे संविधान के अनुसार ही चलता है। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।